Hello dear students, in this particular video we are going to discuss about the data structures using Python. So basically that would be the data structures and algorithm using Python जो है ये आप लोगों का डेटा साइंस के लिए न्यू सब्जेक्ट जो न्यू कोर्स है उसके लिए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है. तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और कैसे हम लोग डेटा साइंस का पेपर जो है वो दे सकते हैं और किस तरीके का कोर्स कंटेंट जो है वो यहाँ पे आएगा. तो सबसे पहले आप लोग सभी चेक कर लीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. सो विल स्टार्ट दिस सेशन. इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे. तो एक बार चेक कर लीजिए मेरी आवाज़ सभी तक प्रॉपरली पहुँच रही है ना. ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है. चेक इट वंस एंड रिप्लाई फॉर दैट. इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देन विल कंटिन्यू दी सेशन. स्टार्ट करेंगे सेशन को. ठीक, ऑडिबल है? चलिए, ग्रेट. ओके, सो सी हियर डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन है ना. तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा. सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है, पाइथन क्या होता है ना, और उसी के साथ में आपका एल्गोरिथम क्या होता है, द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. देन विल स्टार्ट जो वे होगा हमारा इस कोर्स को फिनिश करने का. तो सबसे पहले मैं आपको पाइथन के बारे में डिस्कस करूंगा. एग्जैक्टली व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो इन द सिलेबस ऑफ डेटा साइंस है ना. तो पहले हम पाइथन प्रोग्रामिंग को समझेंगे कि क्या है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो. तो बहुत बेसिक लेवल से अगर आपको पाइथन आपने पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पाइथन समझ में आएगा, आप पाइथन को फील करने लगेंगे और आप देखेंगे कि पाइथन इज़ वेरी ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू दी अदर. मतलब इफ़ यू आर द बिगिनर, अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन को पढ़ रहे हैं आपको बहुत मज़ा आएगा. अगर आपने ऑलरेडी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रखी है तो आपको पाइथन यहाँ पे ईजी लगने वाली है. तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे. देन विल स्विच ओवर द डेटा स्ट्रक्चर एंड देन विल स्विच ओवर द एल्गोरिथम. तो तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे इस कंप्लीट कोर्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें या फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स आर सेम. देखिए, आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो है, यू कैन इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम in C programming, you can implement data structure algorithm in a Python programming, you can implement that in the Java programming. आप कहीं पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है दे आर एग्जैक्टली सेम. कोर कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मे डिफर, द नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मे वेरी. लाइक सी प्रोग्रामिंग हम लोग अगर पढ़ते हैं तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो नंबर ऑफ आपके क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डेटा टाइप्स पाइथन प्रोग्रामिंग में चेंज हो जाते हैं. नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ डिफरेंस आता है. तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी मैं आप लोगों को कराता जाऊँगा कि सपोज टू बी इफ़ वी आर डूइंग दैट थिंग इन द सी देन व्हाट विल हैपन, एंड हम इसको पाइथन में कर रहे हैं देन क्या होने वाला है ना. तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे ताकि इट वुड बी गुड. सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. देखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी, इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रोग्राम फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम है ना, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है. अब जब आप उस प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो प्रोग्राम आपको जब आउटपुट देगा तो उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, आपने पाइथन पूरा पढ़ लिया, आपने सी पूरा पढ़ लिया, लेकिन यू डोंट नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द लॉजिक बिहाइंड दैट या व्हाट इज एग्जैक्टली द लॉजिक टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक आप लोगों के पास में नहीं होगा तो आप वहां पे पाइथन को या कोई भी प्रोग्राम को नहीं बना पाएंगे. तो सबसे पहली चीज आपके पास लॉजिक होना चाहिए. सो सेकेंड चीज, यू शुड हैव अ डेटा स्ट्रक्चर. यू वांट टू स्टोर योर डेटा, तो डेटा स्टोर करने के लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की तो नीड होगी ना. लाइक अरे में स्टोर करना है, लिंक लिस्ट में स्टोर करना है, स्टेक में स्टोर करना है, ट्री में करना है, ग्राफ में करना है. हाउ वी कैन स्टोर अवर डेटा इनटू द डेटा स्ट्रक्चर, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए. तो एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज and retrieve the data from the structure such that
whenever we want to retrieve any data, so it should be easily retrieve, मतलब जब भी हम किसी डेटा को रिट्रीव करना चाहें तो वो आसानी से या इजीली रिट्रीव हो पाए, ऐसा हम लोगों को क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. सेकेंड एल्गोरिथम, इट इज सिंपली द वेल डिफाइंड स्टेप्स या वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होगा, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा. अब वो जो एल्गोरिथम होता है, वो जो सेट ऑफ स्टेप्स होती हैं, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो एक प्रोसीजर और एक एल्गोरिथम में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही होता है कि अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. ठीक है, अब उसको वेल डिफाइंड कब कहते हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा. If you have a knowledge about the data structure, if you have a knowledge about the algorithm, you can easily make a programming. अब प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है, बट कॉन्सेप्ट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की नीड होती है ना. डेटा स्टोर करना है तो स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए प्रोग्रामिंग का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनके लॉजिक्स का नॉलेज होना चाहिए. तो ये तीन चीज़ों को अगर हमें अच्छे से आता है, देन वी कैन डू द प्रोग्रामिंग. तो यहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे पाइथन को. ठीक है, now see here, first of all, when we can say that in particular algorithm, एक जो particular algorithm है उसको हम लोग कब कह सकते हैं कि वो हमारा algorithm well defined होगा. So if it satisfy the following 5 criteria, अगर ये 5 criteria कोई भी algorithm satisfy करेगा, then we can say that it is a well defined algorithm, या उस procedure को well defined procedure हम लोग कह सकते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक आपके पास सपोज टू बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू हैव वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू वांट टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम. आपको इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है. कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लिखना होगा. मीन्स यू नीड टू राइट सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए. अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे, ये एक प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करेंगे या ये एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन दिस 5 क्राइटेरिया. अगर ये सारे स्टेटमेंट्स इन 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. इसको हम एल्गोरिथम कहेंगे. और अगर ये स्टेप्स इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती, या इनमें से एक भी कोई ऐसा क्राइटेरिया है जो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये प्रोसीजर हो सकता है, बट ये एल्गोरिथम नहीं हो सकता है. सिंपल सा डिफरेंस है. प्रोसीजर जो होता है वो होता है हीट एंड ट्राई अप्रोच. हीट एंड ट्राई अप्रोच का मतलब क्या है, आपने अप्लाई किया, रिजल्ट आ भी सकता है, रिजल्ट नहीं भी आ सकता है. तो इट माइट बी पॉसिबल कि रिजल्ट आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल रिजल्ट ना आए. तो दोनों चीजें वहां पे होती है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, यू शुड रिमेंबर दैट अबाउट द इनपुट. So what is input? So whatever will be the external quantity that we are going to supply to execute that particular algorithm. इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटर्नली हम जो भी इसमें सप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं. जैसे अगर आप एक फंक्शन बनाते हो तो आप उस फंक्शन में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट अगर पास करते हो, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं. ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं. What is the minimum number of input required to run an algorithm? 0. It may possible कि आप एक्सटर्नली कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे, you need to simply print the content. So आपने लिखा print hello world, तो वो कंटेंट प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए किसी एक्सटर्नल इनपुट को देने की नीड ही नहीं है. अब एक्सटर्नल इनपुट देने की नीड नहीं है मतलब कि ये जो एल्गोरिथम है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितने रिक्वायर्ड है, 0. सो कोई भी एल्गोरिथम है उसमें मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितने भी इनपुट आपके हो सकते हैं. नेक्स्ट इज आउटपुट. एन एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट. आपका जो एल्गोरिथम है वो कम से कम एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए, नहीं तो फिर एल्गोरिथम बनाने का सेंस ही नहीं होगा ना. आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था इस एल्गोरिथम से, तो ये एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, वही तो आउटपुट है. तो आपका एल्गोरिथम एटलीस्ट कम से कम एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है. थर्ड इज फाइनाइटनेस. योर एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं इनफाइनाइट लूप में चले जाए. अगर इनफाइनाइट लूप में चले गया देन व्हाट विल हैपन, तो फिर वो कभी आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं करेगा. आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक
टाइम में एग्जीक्यूट होकर आउटपुट देने चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि योर एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर दी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, डिफाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। आपका जो एल्गोरिथम है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। अनएम्बिगियस का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, कभी उसका आउटपुट x आ रहा है, कभी उसका आउटपुट y आ रहा है। अगर डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं इसका मतलब है कि एल्गोरिथम में एम्बिग्यूटी है। जैसे अगर मान लो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा 2 + 3 × 4, आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, मुझे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करूंगा मैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट 12 आएगा, उसमें 2 का एडिशन करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं 2 + 12 करके 14 रिजल्ट लेके आऊंगा, या मैं 2 + 5 2 + 3 5 करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 20 लेके आऊंगा। क्या करना चाहिए मुझे? तो हम कह देंगे सर बॉडमास रूल पे डिपेंड करता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर एडिशन कर लो, रिजल्ट 14 आएगा। बट अगर आपने जब एल्गोरिथम डिजाइन किया आपने रूल पे ध्यान ही नहीं दिया, देन व्हाट विल हैपन, इट माइट, और आपने मान लो सपोज रूल ऐसा बना दिया कि कभी तो वो एडिशन कर रहा है कभी वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, देन समटाइम इट गिव्स यू द आंसर 20 एंड समटाइम इट गिव्स यू द आंसर 14। तो ये एम्बिग्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एल्गोरिथम बनाए वो एक यूनिक आउटपुट, एक अनएम्बिगियस आउटपुट प्रोड्यूस करे, एम्बिग्यूटी ना हो उसमें। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा योर एल्गोरिथम शुड बी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इट शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। देखिए इसीलिए यही डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की ब्यूटी है कि आप एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। यू वांट टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन डू। यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट इन पाइथन, यू कैन डू। तो आपका अगर कोई एल्गोरिथम है तो वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसको पाइथन में मैं मेरे एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ पर ये एल्गोरिथम किसी और लैंग्वेज में नहीं होने वाला। सो इट शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड ईजी टू इंप्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी एल्गोरिथम जो इन 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक वैलिड एल्गोरिथम, एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है एनालिसिस के ऊपर। आपको एल्गोरिथम को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है ना। हाउ यू कैन एनालाइज द एल्गोरिथम, तो किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। एक उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस एनालिसिस आपको करना पड़ता है, सेकंड उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस एनालिसिस आपको करना पड़ता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, तो उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, और स्पेस क्या है, उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस लगेगी। तो ये 2 पैरामीटर्स पे हम लोगों को ध्यान देना होता है। उसको हम लोग कहते हैं कि वी आर गोइंग टू एनालाइज अवर एल्गोरिथम, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। लाइक बबल शॉट इज देयर, क्विक शॉट इज देयर, मर्ज शॉट इज देयर टू डू द शॉर्टिंग। अब कौन सी शॉर्टिंग टेक्निक हम लोग यूज करें, बबल यूज करें, क्विक यूज करें, मर्ज यूज करें, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। और बिहेवियर कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को इनका नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर इन 2 चीज़ों का नॉलेज है देन डेफिनेटली आप उस स्पेसिफिक एल्गोरिथम को एनालाइज कर पाएंगे और डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा तरीका हमको चूज करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे एल्गोरिथम A1 है, ठीक, अगर मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस एनालिसिस किया तो एल्गोरिथम A1 का माना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एल्गोरिथम A2, देन विच एल्गोरिथम वी नीड टू चूज, कौन सा एल्गोरिथम हम लोग को चूज करना चाहिए। देन सिंपली वी कैन से दैट कि जिसमें टाइम कम लग रहा है दैट एल्गोरिथम इज द बेस्ट एल्गोरिथम। अब सपोज टू भी मैंने इन दोनों एल्गोरिथम को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि A1 को स्पेस कम लगती है एज कंपेयर टू दी A2, देन विच एल्गोरिथम इज बेस्ट। तो अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो फिर हमें क्या लग रहा है कि A1 बेस्ट होना चाहिए। अब मान लो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आपने एनालाइज किया और अब आपको डिसीजन लेना है कि किस एल्गोरिथम के साथ हमें जाना है। तो अगेन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो, बट अगर नहीं दिया हुआ है तो डिफॉल्ट वी आर गोइंग विद द टाइम। तो कहीं ना कहीं हम टाइम को प्रेफरेंस देते हैं स्पेस के कंपैरिजन में, तो वी शुड गो विद द
एल्गोरिथम हुज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस। बट अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि नहीं हमें टाइम पे फोकस नहीं करना है, वी नीड टू फोकस ओवर द स्पेस बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, तो फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी आप वहां पे जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टाइम के साथ जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली पॉइंट मेरा कहने का जो है, हमें एल्गोरिथम को एनालाइज करना पड़ता है, बिना एनालाइज करे हम कुछ नहीं कर सकते। देन एनालिसिस किस बेसिस पे होगा? अब मैंने बोला टाइम के बेसिस पे करना है, बट समटाइम इट मे पॉसिबल कि आपका जो एल्गोरिथम है आप उस पर कुछ स्पेसिफिक इनपुट पास करते हैं। सपोज आपने कुछ इनपुट दिया आपने ए डैश, ठीक है, तो इस पे तो ये बहुत जल्दी टर्मिनेट हो गया। ए डबल डैश कुछ इनपुट दिया आपने, इसमें इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। ए ट्रिपल डैश आपने कुछ इनपुट दिया, इस पे इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जो भी एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम को जब एनालाइज कर रहे हैं तो यू शुड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग केसेस। एक होता है बेस्ट केस, दूसरा होता है वर्स्ट केस, और तीसरा होता है एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब क्या है? बेस्ट केस का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन दैट एल्गोरिथम, कम से कम लगने वाला समय, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन दैट एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम A1 है, इसको रन करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? तो आप यहां पे देख लीजिए कि मिनिमम टाइम जो लगने वाला है वो है बेस्ट केस, वो है बेस्ट केस। वर्स्ट केस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम, मिनिमम टाइम मतलब कम से कम इतना समय तो लगना है, इससे कम टाइम नहीं लगेगा। और वर्स्ट केस का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। दैट इज वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो वर्स्ट केस हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम, ठीक है। क्योंकि हमने एक पॉइंट अभी डिस्कस किया, वो पॉइंट क्या था कि एल्गोरिथम जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमेशा फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट कभी नहीं होता। तो अगर एग्जीक्यूशन टाइम फाइनाइट है मतलब उसको फाइनाइट टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू टर्मिनेट, और वो मैक्सिमम कुछ हो सकता है, वो आपका वर्स्ट केस है। एवरेज केस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज केस? आपने आपके एल्गोरिथम को हर इनपुट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स के ऊपर रन करके देखा, किसी में कम समय लगा, किसी में बहुत ज़्यादा लगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा लगा, थोड़ा ज़्यादा, कम ज़्यादा, ऐसे हर के इनपुट पे अलग अलग टाइम आपको मिला। आपने उन सारे टाइम्स का एडिशन करा और डिवाइडेड बाय कर दिया नंबर ऑफ केसेस, ये निकल के आता है एवरेज। तो जब भी आप किसी एल्गोरिथम को कंपेयर करें, इन 3 केसेस के बेसिस पे कंपेयर करें। अब डिसीजन किस केस के बेसिस पे लेंगे? तो प्रेफरेंस हमेशा देनी चाहिए एवरेज केस को। हालांकि एवरेज केस कैलकुलेशन टफ होता है, बट वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू द एवरेज केस। इन दोनों एल्गोरिथम में से जिस एल्गोरिथम का एवरेज केस कम है वो बेस्ट एल्गोरिथम कहलाता है। सपोज दोनों का एवरेज केस सिमिलर है, देन किसको प्रेफरेंस दें? तो अगर एवरेज केस पहले देख लो, जिसका कम है वो बेस्ट एल्गोरिथम है। बट अगर मान लो दोनों का एवरेज केस सेम आया, देन यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू दी वर्स्ट केस। आप वर्स्ट केस को प्रेफरेंस दे दीजिए। वर्स्ट केस A1 A2 किसके वर्स्ट केस को प्रेफरेंस दें? जिसका वर्स्ट केस कम है। सपोज दोनों का वर्स्ट केस सिमिलर है, देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, वी कैन गो विद द बेस्ट केस। और सपोज दोनों एल्गोरिथम का बेस्ट केस भी सेम है, देन व्हाट टू डू? देन यू कैन चूज एनी ऑफ दिस। भाई अगर सारे ही पैरामीटर्स पे दोनों सिमिलर रन कर रहा है तो फिर आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का था तो आप स्विच कर दो स्पेस, क्योंकि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिमिलर आ रही है, तो आप स्विच कर दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे और वो देख लो कि किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है। मान लो दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द एल्गोरिथम। वहां पे एसिम्प्टोटिकली दोनों सेम ही है, आप कोई भी चूज करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है जब भी हमें कोई एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है। अब एल्गोरिथम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, बट विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम पाइथन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पाइथन डिस्कस करने के बाद हम लोग स्विच करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पे और एल्गोरिथम पे। सो दैट वुड बी द कंप्लीट डीएसए यूजिंग पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक पॉइंट अबाउट द पाइथन इज व्हाट। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी क्या हो सकती है?
देर आर डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल है, हाई लेवल है, बट हाई लेवल में भी अलग अलग जनरेशन है ना। जैसे हम कहें तो सबसे पहले आई थी फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? आपका जो मशीन कोड होता है, बाइनरी कोड होता है, वो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर आई सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली कोड था, है ना। तो अब असेंबली कोड के लिए आपको एक असेंबलर की नीड पड़ी, क्योंकि असेंबली कोड सिस्टम नहीं समझता, सिस्टम बाइनरी कोड समझता था, फर्स्ट जनरेशन को समझता था, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन की नीड नहीं है। सपोज आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, तो या तो हम दोनों कॉमन लैंग्वेज पे एग्री हो, अगर हम कॉमन लैंग्वेज पे एग्री हैं सो वी कैन ईजिली कम्युनिकेट। मान लो मुझे बाइनरी आती है, आपको बाइनरी आती है, हम बाइनरी में बातें कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज टू बी मुझे आता है असेंबली लैंग्वेज और आपको आता है बाइनरी लैंग्वेज एंड वी वांट टू कम्युनिकेट, तो क्या हो पाएगा? नहीं। इन दैट कंडीशन वी नीड अ ट्रांसलेटर। मैं क्या करूंगा, असेंबली का कोड उस ट्रांसलेटर को दूंगा, वो बाइनरी में ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। तो दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर, उसको हमने क्या कहा? असेंबलर कहा। अब उसके बाद फिर आया नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जनरली आप C++ पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, है ना, सी पढ़ते हो, ये क्या है? थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई? देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लो लेवल प्रोग्रामिंग से हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे थे। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम को तो समझ में आती थी बट हमें समझ में नहीं आती थी। तो हम क्या चाह रहे थे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या जो हम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं, हम उसको यूजर फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं। तो पहले हमने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया असेंबली में, हमें असेंबली थोड़ी समझ में आने लगी बट फिर भी इतनी बेहतर नहीं थी। फिर हमने उसको कन्वर्ट किया C++ जावा के अंदर, बट स्टिल C++ जावा जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट स्टिल इट इज नॉट लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारी प्रोग्रामिंग करें, अगर वो मान लो जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं हिंदी में ही प्रोग्रामिंग कर पाऊँ तो इट वुड बी इजी फॉर मी, या मान लो मैं इंग्लिश में प्रोग्रामिंग कर पाऊँ तो ये मेरे लिए आसान होगा रादर देन कि जावा सीखने से या C++ सीखने से या सी सीखने से, है ना। तो पॉइंट क्या है कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली चाहते हैं। तो थर्ड जनरेशन से फिर हम स्विच हुए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो जो आपका SQL होता है वो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL क्या है? फोर्थ जनरेशन। पाइथन जो है ये क्या है? दैट इज द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब C++, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में थी। पाइथन जो ये फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज, दे आर लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट, तो इसको सीखना काफ़ी आसान है। SQL में हम लोग जो क्वारीज लिखते हैं वो एकदम एग्जैक्टली इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं है बट लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट है। तो ये भी पाइथन भी क्या है? इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह ही है, इंस्पायर्ड बाय द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड है, मतलब मैथ्स प्लस इंग्लिश मिला के और पाइथन बनाइए, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो हाई लेवल तो है बट इसमें आप याद रखें ये कौन सी लैंग्वेज है? इट इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, देन इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, है ना। अब क्या होती है, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कंपाइलर होता है, पाइथन इंटरप्रिटर यूज करता है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पे इट मे पॉसिबल कि आपने 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा और आपकी थर्ड लाइन में एरर है, तो आपको वो थर्ड लाइन पे ही स्टॉप कर देगा, आपको एक एरर बताएगा। आप उस एरर को जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि नीचे अगली एरर आपको शो हो जाए, ठीक है। तो इट इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं, जिस लाइन पे एरर आती है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, उस एरर को सही करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है। देन अनदर, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन्स में भी है। पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक C++ और जावा, हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, सिमिलरली वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पाइथन ऑल्सो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हालांकि प्रोसीजर ओरिएंटेड का जितना काम है वो भी आप इससे कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम भी हम लोग कर सकते हैं इससे। मेनली पाइथन को डिजाइन क्यों किया गया है ना, सबसे जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि वाई पाइथन, क्यों पाइथन को डिज़ाइन किया गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या कि इट इज़ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ताकि हम जो पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज की तरफ बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने एक तो इंट्रोड्यूस किया, एक आप ये बोल सकते हो। सेकेंड, पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत सारी है, लाइब्रेरीज बहुत सारी, इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें बड़ा बड़ा कोड लिखने की नीड नहीं होती है। हो सकता है सब आपको शॉर्टिंग करना है, ठीक है, तो शॉर्टिंग के लिए देर इज़ अ लाइब्रेरी, और आप डायरेक्टली शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके, शॉर्ट को यूज़ करके, मेथड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो,
आप शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यही शॉर्टिंग अगर मुझे सी में करनी होती है तो मुझे पूरा कोड लिखना पड़ता है, और वो कंप्लीट कोड लिखने के बाद मुझे आउटपुट मिलता है। तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। मशीन लर्निंग का जो काम है वो पाइथन में बहुत आसानी से हो जाता है। एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखने का रीज़न ही डेटा साइंस में क्या है, क्योंकि मशीन लर्निंग पे आपको जो करना है, एआई में जो काम करना है, तो एआई, मशीन लर्निंग, इन सभी के लिए पाइथन इज़ द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम चीज़ें पाइथन के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पाइथन अलाउ सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। अब सॉल्व तो दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकती है, बट ये इजीली सॉल्व कर देती है क्योंकि लाइब्रेरी है, मेथड है, आपने यूज़ किया, काम हो गया। तो बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में आप एक बड़े बड़े प्रोग्राम्स को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नाउ इट हैज़ अ फीचर टू डील विद द हाई वॉल्यूम एंड डाइवर्स डेटा सेट। मतलब आपके जो डेटा सेट है, बड़े बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करने में कैपेबल है। तो मशीन लर्निंग के बड़े बड़े डेटा सेट आप पाइथन के थ्रू क्या कर सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब देखिए पाइथन जो है ना, वो हमें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम में यूज़ कर रहे हैं। पाइथन आपको आगे मशीन लर्निंग में भी यूज़ होगा, पाइथन आगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी यूज़ होगा। मतलब मान के चलिए कि जो पूरा डेटा साइंस का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स और पाइथन ये दोनों ही अल्टीमेटली स्टार्टिंग टू एंड आपसे हर टॉपिक, सब टॉपिक पे पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ इट सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड सॉफ्टवेयर, मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट बोल चुका हूँ। इट ऑफर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो जो भी आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करने हैं, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने हैं, आपको कोई मैथमेटिकल मॉडल इंप्लीमेंट करना है, आपको कुछ ग्राफ बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करना है, आपको कोई हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, यू कैन इंप्लीमेंट दैट इन पाइथन वेरी इजीली ना। ये पॉइंट है। इंप्लीमेंटेशन दूसरी जगह भी हो सकता है, पाइथन में बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी आप पाइथन की हेल्प से वो सारी प्रॉब्लम्स, उन सॉफ्टवेयर्स को भी आप बना सकते हैं। तो IoT फील्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डेवलप द वेबसाइट, तो वेब डेवलपमेंट भी आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। देन पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब पाइथन के देखिए मतलब सबसे पहली चीज तो ये ओपन सोर्स है ना, लिखा हुआ है, यस। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकता है, फ्रीली यूज कर सकता है। डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि आप इसमें लाइब्रेरीज को एड ऑन कर सकते हैं और उन लाइब्रेरीज को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, फिक्स्ड सेट नहीं है कि बस अब ये बन गया, अब इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होने वाला। डे बाय डे हम पाइथन में चेंजेस कर रहे हैं, न्यू वर्जन्स आते जा रहे हैं। अभी 3 पॉइंट वर्जन चल रहा है, उसके आगे का वर्जन चल रहा है, पहले 2 पॉइंट वर्जन चलते थे। तो पाइथन क्या है, डायनामिकली है, आप उसको क्या कर सकते हो, पीरियोडिकली आप उसके अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को इंक्रीज कर सकते हो और न्यू वर्जन्स आप उसके लॉन्च कर सकते हो। तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिए ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, अरे पढ़ा है, लिंक लिस्ट पढ़ा है ना, स्टैक क्यू पढ़ा है, ट्री पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है। डेटा टाइप की बात करें तो इंटीजर है ना, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये आपके डेटा टाइप होते हैं। पाइथन कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, सी में नहीं होते ये। सी में अरे, लिंक, सी के जितने ही डेटा स्ट्रक्चर्स है वो सारे तो हम पाइथन में लेंगे ही, बट यहाँ पे हमें लिस्ट के बारे में पढ़ना है, सेट के बारे में पढ़ना है, टपल के बारे में पढ़ना है और डिक्शनरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ पाइथन डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए सबसे ज़्यादा परेशान ही हम लोग सी प्रोग्रामिंग में जो होते थे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ होते थे, ठीक है। यहाँ पे काम ही नहीं है, इट डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पाइथन उसको सपोर्ट ही नहीं करता। जो अभी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है पाइथन 3, ठीक है। तो पाइथन 3 पे बेसिकली वर्क हो रहा है। अब देखिए इसकी जितने भी बाकी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इट इज केस सेंसिटिव।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है आपकी, तो दैट वुड बी द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट इज केस सेंसिटिव। पाइथन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहां डिफर करेगी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू ऑल्सो। पाइथन प्रोग्रामिंग जितनी भी आपकी MNCs हैं, है ना, वो सभी मैक्सिमम जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी पाइथन पे वर्क कर रही है। आप नाम देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी, गूगल हुआ, अमेजन हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, उबर, सभी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, क्यों पाइथन इतना पॉपुलर है, क्यों पाइथन इतना यूज़ किया जा रहा है, तो ये सारे काम पाइथन के थ्रू हो सकते हैं। मशीन लर्निंग में कोई काम करना है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पाइथन। कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। आपको कोई वेब फ्रेमवर्क करना है लाइक डिजांगो हुआ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन में इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है। इमेज प्रोसेसिंग करनी है आपको, ठीक है, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। वेब स्क्रैपिंग करनी है, टेस्ट फ्रेमवर्क करना है, कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, साइंटिफिक कोई कंप्यूटेशन करना है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से IoT से बेस्ड कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, या कोई एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करनी है, यू कैन डू दैट विद द। और इन सभी के लिए पता है लाइब्रेरीज अवेलेबल है। पाइथन देखा जाए ना, तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं तो पाइथन के बहुत सारे, हम क्या पढ़ेंगे पाइथन में, पाइथन तो इन सभी प्लेसेस पे यूज होने वाला है। हम क्या चीज पाइथन में पढ़ेंगे, हम किस लेवल में पाइथन में पढ़ेंगे। जैसे अब जो मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन, तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम उसको एल्गोरिथम जो है, हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है वो कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है जो मशीन लर्निंग में काम में आने वाली है, तो जैसे आपका मशीन लर्निंग का जो टॉपिक रहेगा या जो सब्जेक्ट रहेगा, उस मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट के अंदर वो वाली चीजें आपकी डिस्कस होंगी। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग्स, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट। बट क्या क्या चीजें होती है, तो इन ये सारे काम आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। देयर इज अ लाइब्रेरी टू डू दैट ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ओके। नाउ यू कैन, पाइथन जो है दैट कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। आप विंडोज पे चला सकते हो, रास्पबेरी पाइप पे चला सकते हो, मैक पे चला सकते हो, लाइनेक्स पे चला सकते हो, आप सभी पे पाइथन पे कोडिंग कर सकते हो, तो प्लेटफॉर्म का कोई टेंशन नहीं है। फिर इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है। अभी आपको मैं कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तो आपको मैं सी से कंपेयर करते हुए बताऊंगा कुछ चीज़ों में, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम सी में इतना करना पड़ता था, यहाँ पे इतनी आसानी से हो गया। दैट वुड बी द थिंग हियर, ओके। सो पाइथन इज अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश स्टेटमेंट्स, ओके। इसके अलावा पाइथन इज अ सिंटेक्स दैट अलाउ डेवलपर टू राइट द प्रोग्राम विद द फ्यूअर लाइन ऑफ कोड। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े लाइन कोड लिखने पड़ते थे, यहाँ पे हमें छोटा कोड लिख के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम, जो कि मैंने आपको कहा, ताकि लाइन बाय लाइन हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और लाइन बाय लाइन परफॉर्म करने का बेनिफिट क्या है कि डीबगिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। आप क्या करते हो, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके और फिर उसमें एरर बताते हो। देन व्हाट विल हैपन, आपने पहले तो पूरा प्रोग्राम कंपाइल किया और फिर सारी एरर्स एक साथ दे दी, फिर ढूंढते रहेंगे हम एरर की कहाँ आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है, क्या दिक्कत आ रहा है। पाइथन में क्या है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। पहली लाइन में अगर एरर है तो बाकी सारी लाइन्स को वो आपका कंपाइल ही नहीं करता। फर्स्ट सबसे पहली लाइन है, उसको क्या किया, इंटरप्रेटर के थ्रू उसको उसने देखा, उसमें अगर कुछ एरर है तो आपको वही मैसेज शो कर दिया, बाकी लाइन का कंपाइलेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे आता है। Python was designed for readability and has some similarity to the English language and with influence from the mathematics। ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दिस आर द सर्टेन। अब देखिए यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया पाइथन में एज कंपेयर टू द अदर, तो यहाँ जो चेंज है ना, ये सबसे बड़ा चेंज है। और मैक्सिमम जो गलतियाँ होती हैं वो हमसे इस पॉइंट पे गलती होती है। पाइथन रिले ऑन इंडेंटेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेसिंग का बहुत महत्व है ना। हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्पेसिंग? जैसे आपने अगर मान लो आप एक इफ स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है। इफ में आपने कुछ सपोज सी प्रोग्रामिंग में आपने इफ स्टेटमेंट लिखा
और आप अगला लाइन का कोड अगर आपने इसी स्पेसिफिक जस्ट ये आई के नीचे से नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आपने एग्जीक्यूशन करना मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखा और उसको आई के जस्ट नीचे से नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस देके और यहां से लिखना शुरू कर दिया। सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो इनसाइड द इफ ही ट्रीट करेगा, चाहे आप उसको एक स्पेस के बाद दो, 2 स्पेस के बाद दो, या आप 10 स्पेस के बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पाइथन में अगर आपने इफ स्टेटमेंट के जस्ट नेक्स्ट कोई लाइन लिखी और उसको आई के नीचे से स्टार्ट कर दिया तो ये इफ ब्लॉक के बाहर ट्रीट कर लेगा उसको, और अगर आपने एक स्पेस दे के अंदर लिखा तो वो इफ के अंदर उसको ट्रीट करता है। इसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे, ठीक है, कि आप प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है या नहीं, प्रॉपर लाइनिंग दी हुई है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है उसको, बट इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो इंडेंटेशन, वाइट स्पेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो, आपको फॉर लूप चालू करना है तो आप क्या कर लेते हो, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो, ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो लूप के अंदर का कंटेंट है। यहाँ पे ब्रैकेट व्रैकेट कुछ नहीं होते, जो भी काम करना है आपको वो स्पेसिंग से करना है। आपने कितनी स्पेस दी हुई है उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि वो स्पेसिफिक कंटेंट लूप के अंदर आ रहा है, लूप के बाहर आ रहा है, या उसके पहले नेस्टिंग ऑफ लूप के अंदर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो वो सारे उन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देयर इज नो कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, पाइथन ऑफलाइन अगर आपको पाइथन का कोड लिखा है और आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है ना, इंटरप्रेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट चाहते हैं आप, तो बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ कंटेंट आपको बताऊंगा। ये सभी यूज़ कर सकते हो आप, जुपिटर यूज़ कर सकते हो, इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, विंग यूज़ कर सकते हो, पाईस्क्रिप्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दैम। कोई भी आप एक चाहें तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है जनरली नेट पे अवेलेबल होती है, वहाँ से देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। और सबसे बेस्ट अगर नहीं कुछ करना है तो सिंपली गूगल कोलैब यूज़ कर लीजिएगा, ऑनलाइन आईडी ही है ये, और गूगल कोलैब पे हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो गूगल कोलैब आप यूज़ कर सकते हो, या फिर खुद का एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये पूरा मैं आपको ये जो पूरा PDF है, ये जो कंप्लीट कंटेंट है, ये आप इनमें से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में और अदर प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में अगर हम डिफरेंस देखें, सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस देखें तो देखिए क्या है। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम के बारे में बताता हूं मैं आपको। देयर इज अ कमेंट सेक्शन, इट इज ऑप्शनल, नहीं भी देंगे चलेगा। फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन इज ऑल्सो एन ऑप्शनल, नहीं देंगे तो भी चलेगा, मतलब विदाउट फंक्शन यू कैन डू द टास्क। जनरल स्टेटमेंट सेक्शन, ठीक है, मतलब अगर आपको जो काम करना है वो तो लिखना ही है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, हैश फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो ये जो है ये हमने क्या दिया, कमेंट दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे सिंपली आप आईडी पे जाइए, गूगल कोलैब पे जाइए, किसी पे भी जाइए, आप जस्ट राइट डाउन प्रिंट, ओके, वेलकम टू पाइथन, दैट्स इट। जैसे आप इसको रन करेंगे, वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइक अ सी कोई प्रिंट एफ वगैरह लिखना, %d लिखना, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिख दीजिए, वेलकम टू पाइथन आपका प्रिंट हो जाएगा। सी में क्या था, आपको कमेंट सेक्शन देना होता था, फंक्शन डिक्लेरेशन देना होता था, प्री प्रोसेसर सेक्शन भी वहाँ पे होता था, मेन फंक्शन सेक्शन भी होता था, और फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन भी होता था, ठीक है। अब इसमें से जो मैंडेटरी था वो क्या था, मेन फंक्शन सेक्शन इज मैंडेटरी, मतलब मेन फंक्शन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। वॉट एवर यू नीड टू राइट दैट इनसाइड द मेन बॉडी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है लाइक दैट। सी है, आपको यही लिखना था। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, void main printf वेलकम टू सी। तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है इनसाइड द मेन बॉडी हम करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, कुछ भी आपको ऐड ऑन करने की नीड नहीं है, कोई मेन फंक्शन बनाने की नीड नहीं है, कोई भी कमेंट भी नहीं लिखना है तो ना लिखें, सिर्फ प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिखेंगे, काम हो जाएगा।
अब देखिए पाइथन में जो कमेंट्स हम लोग देते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट भी हमें देना हो सकती है, या सपोज मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट भी देना हो सकती है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हम लोग हैश यूज़ कर लेते हैं, जो अभी लिखा था हैश। तो हैश के बाद आप वन लाइन कमेंट दे सकते हो, बट सपोज टू बी यू नीड टू गिव द मल्टीपल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम 3 डबल कोट्स यूज़ करते हैं, 1 2 3 डबल कोट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आप जो भी लाइन ऑफ कोड है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, आप वो लिख दीजिए। जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी आप 3 कोट्स देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दैट 3 डबल कोट्स आप मल्टीपल लाइन कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। सो मल्टीपल लाइन कमेंट यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ 3 डबल कोट्स। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज करेंगे, काम हो जाएगा। नाउ पाइथन वेरिएबल या पाइथन कॉन्स्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अ वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर एनी टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, एड्रेस में बी चेंज्ड। आप वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने a इक्वल टू यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, a इक्वल टू 10 लिखा, सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं है, a इक्वल टू आपने लिखा 10, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए a इज द वेरिएबल। अभी किस टाइप का वेरिएबल हुआ, तो आपने इसमें जो वैल्यू असाइन करी ये उस टाइप का वेरिएबल हो गया। मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करने के पहले उसका डेटा टाइप लिखने की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग द डेटा टाइप बिफोर दी वेरिएबल। जैसे नॉर्मली सी में बात करूँ तो आप अगर a इक्वल टू 10 लिख दोगे और प्रिंट a करोगे तो एरर दे देगा, वो पूछेगा व्हाट इज a का टाइप क्या है बताओ, हमने नहीं बताया तो सी एरर दे देगा। पाइथन एरर नहीं देगा, पाइथन क्या बोलेगा, आपने जैसे a इक्वल टू 10 लिखा और आपने फिर लिख दिया प्रिंट a, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे लिख दीजिए प्रिंट है, तो आपको आउटपुट में 10 वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। a इक्वल टू 10 प्रिंट a, आउटपुट में वैल्यू आ जाएगा 10। क्लियर है। आपने लिखा पाई 3.14 फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, तो वो वैल्यू उसको वो डेटा टाइप हो गया। तो पी आई का डेटा टाइप क्या हो गया, जो आपने वैल्यू असाइन करी। नेम में आपने जॉन असाइन किया, जॉन क्या है आपका स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग है, तो वो उसका डेटा टाइप हो गया। तो जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो वो डेटा टाइप हो जाता है, ठीक। अब पॉइंट ये है कि ये तो ठीक है, वेरिएबल का जो हम नेम लिखते हैं तो वेरिएबल नेम लिखने के पीछे कोई रूल है क्या, या हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो वेरिएबल का नेम होगा इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, लेटर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। देखिएगा अब एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो पाइथन वेरिएबल के बारे में है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर एन एग्जांपल ऑफ सी वेरिएबल इंट a इक्वल टू 10 लिखा और फिर लिखा इन a इक्वल टू 20। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कैन वी से दैट कि a एक वेरिएबल है जो मेमोरी में कोई एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, उसकी वैल्यू आपने लिखी 10। इसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, कुछ भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है, सपोज टू बी हेक्साडेसिमल में मैं लिख रहा हूं, सपोज इसका मेमोरी एड्रेस ये है, ठीक है, दैट वुड बी द मेमोरी एड्रेस फॉर a। अब आपने a की वैल्यू 20 की, देन व्हाट विल हैपन, ये जो a है और जो सेकंड है दे बोथ आर सिमिलर है, तो ये जो a इक्वल्स टू 20 है वो इसी पोजीशन पे जाके चेंज हो जाएगा। व्हाट वी कैन से, वेरिएबल a की जो फाइनल वैल्यू है वो 20 हो गई और उसका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस रहेगा। देयर इज नो चेंजेस इनसाइड द एड्रेस, उस एड्रेस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। एट द प्लेस ऑफ दैट अगर मुझे ये सेम काम करना है किसमें, पाइथन में, तो पाइथन में इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 10 और b a इक्वल्स टू 10 और a में ही मैंने एक और वैल्यू दे दी a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20, ओके। देन व्हाट विल हैपन, तो अब क्या होता है यहाँ पे, आप अगर प्रिंट ए करेंगे बट ऑब्वियस है जो लेटेस्ट वैल्यू ए की है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब इट गिव्स यू आउटपुट 20। आउटपुट यहाँ पे भी 20 आएगा, इसके बाद प्रिंट ए करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे भी 20 आएगा। फाइनल वैल्यू ए की 20 यहाँ पे भी आ रही है, फाइनल वैल्यू ए की 20 यहाँ पे भी आ रही है, बट जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल पाइथन में बनाते हो तो उसका एक हम लोग कह सकते हैं इट इज कॉल्ड अ पाई ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है
उसमें क्या क्या चीज़ें होती है तो वो बताता है। सबसे पहले जैसे सबसे पहले आपने a इक्वल्स टू 10 जैसे लिखा, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, इसका डेटा टाइप फिक्स हो गया कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई कि इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, और इसका एड्रेस फिक्स हो गया, जो भी मेमोरी एड्रेस इसको मिला होगा वो एड्रेस इसका यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स एड्रेस, अलग अलग हो सकता है वो, ये आ गया, ठीक है। और रेफरेंस काउंट अभी क्या है 0। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रेफरेंस काउंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ही आपने a इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है, वैल्यू इसकी 20 है, बट अब इसका एड्रेस चेंज हो गया, ये सेम एड्रेस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका एड्रेस चेंज हो गया। तो होता क्या है, पाइथन में जो वेरिएबल का नेम आपने लिखा था a, आपने जब a इक्वल टू 10 लिखा तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये वेरिएबल पहले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, ये वेरिएबल पहले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। जैसे ही आपने a इक्वल टू 20 लिखा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वो न्यू एड्रेस पे क्रिएट होगा, और अब ये जो a है उसका रेफरेंस यहां से हट जाएगा और अब वो इसको रेफर करने लगेगा। तो आपको आउटपुट तो 20 मिलेगा, लेकिन फर्स्ट वाले a का जो एड्रेस है और सेकंड वाले a का जो एड्रेस है वो अलग अलग आएगा। एड्रेस ऑफ a इज डिफरेंट। जैसे आप यहाँ पे एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ दिस a, तो दोनों का एड्रेस आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इन दोनों का एड्रेस निकालते हैं तो डिफरेंट मिलेगा। एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो देखिए आप इस तरीके से लिखिएगा, a इक्वल्स टू 10 लिख दिया, फिर आप अगर प्रिंट करते हैं a को तो 10 प्रिंट होगा। अब आप इस a का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ब्रैकेट में लिख दीजिए id ऑफ a का id क्या है, एड्रेस के लिए id यूज करते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट id ऑफ a, तो a का जो भी एड्रेस होगा, सपोज ये एड्रेस है तो ये प्रिंट आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 10 प्रिंट होगी, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने a इक्वल्स टू लिखा 20, a इक्वल्स टू लिखा 20, ठीक है, तो अब 20 जैसे ही लिखा प्रिंट a करोगे, बट ऑब्वियस है अब पाइथन पहले जो a है वो इस ब्लॉक को रेफर कर रहा था, अब इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर आपने लिखा प्रिंट id a, अब जब आप ये प्रिंट करोगे ना id a, तो यहां एड्रेस चेंज हो जाएगा, अब ये एड्रेस मिलेगा आपको। नाउ योर एड्रेस इज चेंज्ड, यू गॉट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? देखिए एड्रेस का सिंपली एड्रेस किसका है, ये एड्रेस का वैल्यू जो है, एड्रेस किसका है ये, लेट्स सी, ये एक वेरिएबल है ना a, इसका कुछ एड्रेस है, सपोज टू बी एड्रेस इज 1000, इस 1000 पे वैल्यू 10 मिली बनी, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आपने अपडेट किया तो जो अपडेशन है यहाँ पे अल्टीमेटली याद रखो पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ। जैसे ये 20 आया, ठीक है, तो पहले वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा था ना, इसको रेफर कर रहा था, अब इसने इसका रेफरेंस छोड़ दिया और इसको रेफर करने लगा, a इसको रेफर करने लगा, इसका एड्रेस कुछ 2000 होगा। जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है, सिंपली आप उस लाइन ऑफ कोड को यूज करके एग्जीक्यूशन करिएगा तो वो बहुत आपको डिफरेंस क्लियर आएगा। आईडी यूज करके एक बार कोलैब पे रन करके देखना, आपको डिफरेंट एड्रेस वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक। अब अगर आप ये करते हो a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10, ध्यान से देखिएगा, प्रिंट a इक्वल्स टू 10 प्रिंट a, और फिर आप लिखते हैं प्रिंट id ऑफ a, और फिर आप लिखते हैं b इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, प्रिंट b, और फिर आप लिखते हैं प्रिंट id ऑफ b। यहां क्या होगा, पहले जो लिखा था ध्यान से देखो, प्रिंट a, प्रिंट id ऑफ a, b इक्वल्स टू 10, प्रिंट b, प्रिंट a, इसको a ही ले लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे 10 की प्लेस पे अगर मैंने 20 कर दी, प्रिंट id ऑफ a, जो पहले कोड था, सिमिलर कोड हियर,
a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 20, print a, print id of a. See here, what will happen? ये वैल्यू a जो है ये 10 प्रिंट होगी, ये वैल्यू जो a है ये 20 प्रिंट होगी, बट पॉइंट इज व्हाट, एड्रेस ऑफ a यहाँ जो होगा और एड्रेस ऑफ यहाँ जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट एड्रेस होगा, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, a10 लिया हमने, प्रिंट a, प्रिंट id ऑफ a, ठीक है, और आपने b10 लिया, प्रिंट b, बट ऑब्वियसली a का वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, b का वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है। पॉइंट ये है कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ a हियर, व्हाट इज एड्रेस ऑफ b। तो आप एक चीज देखेंगे, जब इसे रन करेंगे इन दोनों का एड्रेस आएगा बिल्कुल सेम, दोनों का एड्रेस सेम आता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्रिएट होते हैं। क्या हुआ कि पहले जो 10 था, इस 10 के करस्पॉन्डिंग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब आपने दूसरी बार इस 10 को किसी और वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करी, ठीक है, अगर किसी और वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करी तो ये क्या देखेगा, अरे 10 ऑब्जेक्ट का तो 10 के लिए तो पहले एक पाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इस नंबर के लिए पहले से पाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूं, इस b को भी इसी को रेफर करवा देता हूं। तो वहां पे क्या हुआ, रेफरेंस जो है a का भी रेफरेंस यही कर रहा है और b भी इसी को रेफरेंस कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू की करस्पॉन्डिंग रेफरेंसिंग हुई, ठीक है। तो a का एड्रेस और b का एड्रेस आपका क्या आया, बिल्कुल सेम आया। गॉट माई पॉइंट? सो एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b इज हियर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 थी, तो 10 के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका जो एड्रेस था वही एड्रेस b को भी दे दिया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को रिफर कर रहे हैं। लेट्स सी हियर, अब जैसे अगर आपने लिखा सपोज x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है और z की वैल्यू भी 10 है, ठीक है। तो क्या होगा, x के लिए अगर x के ब्लॉक को देखें तो इंटीजर वैल्यू 10, उसका जो एड्रेस रेफरेंस काउंट 0, लेकिन y के केस में इंटीजर 10 एड्रेस सेम होगा, रेफरेंस काउंट चेंज हो जाएगा, रेफरेंस काउंट हो जाएगा 1, और z के केस में रेफरेंस काउंट हो जाएगा 2। मतलब एक स्पेसिफिक इस वैल्यू 10 को जितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं उनका रेफरेंस काउंट बढ़ता जाता है, उनका रेफरेंस काउंट बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आपने 10 की वैल्यू को x, y, z 3 में असाइन किया तो इनका रेफरेंस काउंट 0, 1, 2 बढ़ जाएगा, एड्रेस सेम होगा, डेटा सेम होगा, बट रेफरेंस काउंट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और यहां जो हमने किया था, ये जो किया था इस केस में व्हाट विल हैपन, a को आपने 10 लिखा और फिर आपने a को 20 लिखा, तो पहले वेरिएबल a का रेफरेंस काउंट 0 था, फिर इसका जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसका रेफरेंस काउंट 0 ही है। क्यों रेफरेंस काउंट 0 है, क्योंकि a दोनों को रेफर नहीं कर रहा, a पहले इसको रेफर कर रहा था, इसका रेफरेंस काउंट 0 था, फिर जैसे ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ a इसको रेफर करने लगा तो इसका रेफरेंस काउंट भी क्या हो गया, 0। तो इन दोनों ब्लॉक ऑफ को, इसको 10 को 20 को एक ही वेरिएबल रेफर कर रहा है a, तो रेफरेंस काउंट 0, इसको कौन रेफर कर रहा है a, रेफरेंस काउंट 0। अगर इस 10 को a के अलावा, जैसे मैं ये लिखता हूं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, मैं ये लिखता हूं अगर, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, a का रेफरेंस काउंट क्या हुआ और फिर b का रेफरेंस काउंट क्या हुआ, वो रेफरेंस काउंट आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 को रेफरेंस करने वाले इंक्रीज हो गए तो रेफरेंस काउंट आपका बढ़ जाएगा। तो पहले जैसे a 10 था, रेफरेंस काउंट 0 था, फिर b आया तो रेफरेंस काउंट 1 हो गया, फिर c आया तो रेफरेंस काउंट 2 हो गया। जितने ज्यादा वेरिएबल्स उस 10 को पॉइंट करेंगे रेफरेंस काउंट उतना बढ़ता जाएगा। तो इससे ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कितने पॉइंट करें। से पाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, यहां लिखा हुआ है सपोज 0 की प्लेस पे यहां लिखा हुआ है 10, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटीजर वैल्यू 10 है इसको 10 वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं, इसको 10 वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है। 0 लिखा हुआ है ऐसे कुछ भी, मतलब 0, 1, 2, 3 इंक्रीज होते हुए 10, मतलब a b c d ऐसे बढ़ता जाएगा। शुरुआत 0 से होती है, इट मे गोज अप टू एनी नंबर, कितने भी नंबर तक वो इंक्रीज होके जा सकता है। गॉट इट? इतना क्लियर है? चलिए, सो इस लेक्चर में इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पाइथन। सो आई होप द वीडियो सेशन इज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको, क्या आपके व्यूज़ है बेटा? जो पॉइंट्स मैंने बताए, देखिए आज बेसिक बहुत मैंने चालू किया था। क्यों बेसिक स्टार्ट किया था? क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था। तो इस इंट्रोडक्शन में चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बार हमें ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज कल 2-3 मैं पहले पाइथन थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, फिर थोड़ा सा हम उसका लेवल इंक्रीज करते हुए और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, और फिर वहाँ जो प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट्स होंगे वहाँ पे हम पाइथन का यूज़ वहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।